तो अब बात करते हैं यार एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से कौन कौन से एमसीक्यूज़ देखने को मिल सकता है अपने को, ज्योग्राफी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो टॉपिक है, जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या क्या एडवांटेज है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर कॉस्ट इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है यार। लेबर कॉस्ट का रिडक्शन यहाँ पे ऑलो करता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका। ठीक है, लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है ये, एंड एक तरह से टाइम एंड लेबर को भी कम करता है। सो एक तरह से अगर हम समझें कि जो कंजर्वेशन फार्मिंग है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो एरेबल लैंड है उसके लॉस को। कैसे? बाय प्रमोटिंग सॉइल परमानेंट सॉइल कवर। यहाँ पे परमानेंट सॉइल कवर को ध्यान दिया जाता है। ओके, एंड इसके साथ यहाँ पे मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस की बात की जाती है। एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लांट स्पीसीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द पॉसिबल इट इज़ पॉसिबल टू एम्प्लॉय प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंडस्केप। भाई बिल्कुल सही बात है, ऑल एग्रीकल्चर लैंडस्केप में इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना, लोकली एडेप्टेड प्रैक्टिस है, एंड वेरी हाईली वाटर एफिशिएंट है यार। एक तरह से वाटर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, सरफेस रन ऑफ को यहाँ पे कम करता है, सॉइल इरोजन को एक तरह से रिड्यूस करता है, एंड इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज पॉसिबल। सॉइल कंजर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बढ़ावा दे सकते हैं यहाँ पे, है ना, बिकॉज इट इज़ अ सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम। एंड यहाँ पे ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, एंड इससे क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे एनहांस कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ सॉइल बायोटा में इसको इंक्रीज कर सकते हैं यार, सॉइल बायोटा का। यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एलियोपैथी इन एग्रीकल्चर। एलियोपैथी का एप्लीकेशन क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। एलियोपैथी का एप्लीकेशन कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। कॉस्ट ऑफ वीडीसाइड कैन बी रिड्यूस एज वीड मैनेजमेंट इज पॉसिबल। बिल्कुल, एलियोपैथी से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉस्ट है वीडीसाइड का उसको कम कर सकते हैं, है ना। एलियोपैथी का मतलब समझना है कि एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है ना। इसमें क्या किया जाता है, प्लांट्स इम्पोज्ड बाय प्लांट्स टू अनदर टू सप्रेस द लेटर, है ना। तो एक तरह से एलियोपैथी में क्या होता है, एक प्लांट उगाया जाता है जो कि दूसरे प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। ओके, एंड इसका वीड मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट इज पॉसिबिलिटी। देखो, ऑल इंसेक्ट एंड पेस्ट ना भाई ना, सारे प्रकार के इंसेक्ट को यहाँ पे ये कंट्रोल तो नहीं कर सकता है ना। नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट यार। जनरली कुछ पेस्ट को यहाँ पे ये क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, कुछ इंसेक्ट्स यहाँ पे प्रिवेंट कर सकता है, बट नॉट ऑल। रिडक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ येलो रस्ट डिसीज इन वीट इज पॉसिबल। बिल्कुल, जो येलो रस्ट डिसीज हमको वीट्स में देखने को मिलता है, एलियोपैथी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। इंक्रीज रेजिस्टेंस टूवर्ड एंटीबायोटिक स्ट्रेस, और सॉरी एबायोटिक स्ट्रेस, लाइक अगर विंड बहुत तेज चल रहा है, फ्लड चल रहा है, तो उस एबायोटिक स्ट्रेस से यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ावा देगा। और ये बहुत सारे एप्लीकेशन है एलोपैथी का, हमने देखा विंड मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, इसको डिसीज मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, लाइक हमने देखा विथ येलो रस्ट डिसीज की, है ना। इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल में किया जाता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें जो है एप्लीकेशन है एलियोपैथी का। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिगेशन। फर्टिगेशन के प्रोसेस में किसका किसका फर्टिलाइजर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है भाई। तो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फॉस्फोरिक एसिड का, यूरिया का, मोनोअमोनियम फॉस्फेट का। तो ये फर्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, फर्टिगेशन का मतलब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन विच जो फर्टिलाइजर है इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इरीगेशन वाटर। ठीक है, तो सपोज करो फर्टिगेशन क्या है भाई, जैसे फर्टिलाइजर छिड़कते हैं हम लोग, छिड़क नहीं रहे हैं, जो इरीगेशन के लिए जो पानी है इसी में हम क्या हमने क्या डाल दिया, इसी पानी में हमने क्या डाल दिया, फर्टिलाइजर को डाल दिया। तो इसको हमने क्या नाम दिया, फर्टिगेशन नाम दिया। ये ड्रिप सिस्टम से जाता है और ये फर्टिलाइजर यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। तो इसमें हम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, तो करेक्ट हो जाएगा ये।
एंड जो ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, याद रखना भाई, है ना, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूरिया पोटास जो है वो क्या होता है यार, ये हाईली वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं हम। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन, हमको क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन की बात करनी है। क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है ना, विथ रेफरेंस टू द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन इन फार्मिंग प्रैक्टिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है किसमें, क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन में। ओके, it refers to the shortest time spent during the crop growth when weeding result in highest economic return। तो ये जो क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन है यार, वो शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन है ना, ड्यूरिंग दी क्रॉप ग्रोथ, जहाँ पे क्रॉप का ग्रोथ होता है वहाँ पे वीडिंग भी देखने को मिलती है ना। सो रिजल्ट इन हाईएस्ट इकोनॉमिक रिटर्न। बिल्कुल सही बात है ना। एंड जनरली जो क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। ओके, the crop yield level obtained by weeding during this period is almost similar to that obtained in the full season of weed free condition। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने इस पीरियड में वीडिंग कर दिया तो जो क्रॉप यील्ड होता है वो वही हो सकता है जो फुल सीजन ऑफ वीड फ्री कंडीशन में होता है। इस सीजन में आपने वीड निकाल दिया खत पर, है ना, वीड निकाल दिया तो क्या होगा, कुछ वीड नहीं था ऐसा लगेगा, ऐसा समझ सकते हो। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ, मतलब समझना, क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंपटीशन मतलब इस पीरियड में अगर आपने वीड निकाला तो आपको बेस्ट फायदा होगा। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंपटीशन इज अप्रोक्सीमेटली हाफ द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप। मैंने बोला इट इज 1/3 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, ब्रॉडकास्टिंग रिफर्स टू स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द फील्ड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ द मेथड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो डिसएडवांटेज के बारे में पूछा जा रहा है, ब्रॉडकास्टिंग के डिसएडवांटेज के बारे में पूछा जा रहा है। नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो पहले तो ब्रॉडकास्टिंग है क्या भाई, ब्रॉडकास्टिंग किसको बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग जो फिनोमिना है वो साफ साफ बोला है कि इसमें फर्टिलाइजर को स्प्रेड करते हैं यूनिफॉर्मली ओवर द फील्ड, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज की बात की जा रही है, पहला क्या है, नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट लाइक पोटेशियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एट ऑल बाय द प्लांट रूट बिकॉज दे मूव लैटरली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बिल्कुल गलत बात है यार, है ना। व्हेन द मेथड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज यूज्ड, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम मिक्स करते हैं ओनली 2 to 3 इंच इनटू सॉइल सरफेस, ठीक है। इट लीव्स नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट लाइक पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सम nutrient almost totally by the soil surface making unavailable for the plant root surface। so एक तरह से ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट लाइक पोटेशियम, नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट लाइक पोटेशियम कैन बी यूटिलाइज्ड, okay, cannot be utilized at all by the plant root because they move laterally over long distance। सो जो पोटेशियम होता है वो पोटेशियम जो होता है ना, एक नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट है, पोटेशियम एक नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अनअवेलेबल फॉर द रूट सरफेस, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय ऑल द प्लांट रूट बिकॉज दे मूव लेटरली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। देखो भाई, जो मूव लेटरली ओवर द लॉन्ग सरफेस बोला जा रहा है ना, वो गलत है पोटेशियम के लिए, बिकॉज वो तो अनयूटिलाइज, ऑलमोस्ट टोटली अनयूटिलाइज रहते हैं, वही रह जाते हैं, दे आर अनअवेलेबल, ठीक है। तो मोस्टली जो न्यूट्रिएंट होते हैं दे आर पार्सली, मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स हमने दिए वो क्या होते हैं, पार्सली यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, पार्सली यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वीड ग्रोथ में बी स्टिमुलेटेड ऑल ओवर द फील्ड, है ना, सिंस फर्टिलाइजर जो अप्लाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनिफॉर्मली ओवर द फील्ड, यहाँ पे जो वीड ग्रोथ है कैन बी स्टिमुलेटेड ऑल ओवर द फील्ड, बिल्कुल सही बात है।
है ना। मोर फर्टिलाइजर अवेलेबल टू वीड इंजन स्वीट ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड, मतलब तरह से ज़्यादा फर्टिलाइजर अवेलेबल होगा तो क्या होगा, ज़्यादा वीड का ग्रोथ हो सकता है यहाँ पे। नाइट्रोजन लॉसेस ड्यू टू डीनाइट्रिफिकेशन में बी एनहांस, यस, बिकॉज इससे क्या होता है, इसमें ये प्रोसेस जो है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग का, उसमें रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, इरीगेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन मूव कर जाता है या टू दी प्लांट रूट जोन, ठीक है। सो इससे क्या होता है यहाँ पे, at the same time nitrogen losses as enhanced because of the volatilization, erosion, denitrification। तो नाइट्रोजन लॉस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है यार, इसकी वजह से, ब्रॉडकास्टिंग के वजह से। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन इंडिया मेटेलिक लीड, कॉपर सल्फेट एंड एथेफोन आर व्यूड विथ एप्रीहेंशन, दिस केमिकल आर, ठीक है। तो मेटेलिक लीड तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, कॉपर सल्फेट नहीं समझ पाएंगे, एथेफोन समझ जाते हैं। दिस आर व्हाट, एथेफोन इज व्हाट, इट इज द फ्रूट राइपनिंग एजेंट, ओके। एथेफोन क्या है भाई, फ्रूट राइपनिंग एजेंट है। एंड बाकी जो भी मेटेलिक लीड है या फिर कॉपर सल्फेट, ये सब भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करते हैं, है ना। कॉपर सल्फेट जो है फ्रूट को फ्रेश एंड लॉन्ग एक तरह से लुक देता है। एंड मेटेलिक लीड की बात करें तो ये जो मेटेलिक लीड है ना, टू मेक स्पेनिच एंड बीटर गार्ड लुक ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन दिखने के लिए मेटेलिक रेड लीड का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ग्रीन दिखता है ये सब। सो दिस आर व्हाट फ्रूट राइटनिंग एजेंट्स हम बोल सकते हैं इसको। एप्रीहेंशन के साथ इसका इस्तेमाल जो है ये FSSAI ने क्या किया है, परमिट किया है ओनली द यूज़ ऑफ इथाइलिन गैस टू राइपर दी फ्रूट। बाकी जो चीज़ें हैं उतनी ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जाती, बट हाँ इसके यूज़ के साथ डेंजरस इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए दे आर व्यूड एज एप्रीहेंशन यार। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फोलियर फीडिंग। हमको एडवांटेजेस की बात करनी है जो फोलियर फीडिंग का इस्तेमाल करते हैं ना हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में। हॉर्टिकल्चर मीन्स समथिंग दैट इज़ फॉर उगाना ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो फोलियर फीडिंग का मतलब क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ओके। फोलियर फीडिंग रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू द स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर सॉल्यूशन, ठीक है। वन और मोर न्यूट्रिएंट जिसमें होगा उसको यहाँ पे स्प्रे करना, है ना, जिससे क्या होता है जो ग्रोइंग प्लांट है उसको अच्छे से ग्रोथ होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फोलियर फीडिंग बोलते हैं यार। एंड यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया जाते हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पे प्लांट की लीव्स में दिए जाते हैं, जो कि क्या होता है एब्जॉर्ब किया जाता है स्टोमेटा से एंड थ्रू देयर एपिडर्मिस। एंड इससे सम केसेस में प्लांट क्या करते हैं, दे आल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू देयर बार्क। तो ये जो है इसके एडवांटेजेस हमसे पूछे जा रहे हैं। इट हैज़ प्रूवन टू बी एन एक्सीलेंट मेथड फॉर सप्लाइंग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर टू द प्लांट। बिल्कुल सही बात है यार, स्टोमेटा से ये एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हमने देखा ये। इट कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। बिल्कुल सॉइल में डालें तो लीचिंग हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं होता अगर लीव्स में डाल रहे हैं तो। फोलियर मीन्स समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ लीव्स। The nutrient can be mixed with pesticide, thereby achieving a synergic effect and additional saving on application cost। बिल्कुल सही बात है यार, इस न्यूट्रिएंट को पेस्टिसाइड के साथ मिक्स करके यहाँ पे एक सिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट के साथ पेस्टिसाइड भी एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो बच जाए। करेक्ट हमसे पूछा आ रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ पेस्टिसाइड ट्रेडमिल। जो पेस्टिसाइड ट्रेडमिल का जो फिनोमिना है उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो पेस्टिसाइड ट्रेडमिल यार, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन द टिश्यू ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव हायर लेवल इन द फूड चेन। पेस्टिसाइड ट्रेडमिल क्या है, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड को बोलते हैं क्या, नो भाई नो। Resistance in plant species due to erratic and prolonged use of pesticide ना। Increase in the dose of pesticide to prevent the resurgence of pests that were being controlled with smaller doses earlier। बिल्कुल सही बात है, जो डोज ऑफ पेस्टिसाइड चाहिए है ना, फिर से उसी तरह के जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं पेस्टिसाइड ट्रेडमिल, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स, है ना। सो इसी को बोलते हैं पेस्टिसाइड ट्रेडमिल।
इसको पेस्टिसाइड ट्रैप भी बोलते हैं। व्हेन फार्मर गेट कॉट इन द ट्रेडमिल एज दे आर फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर फर्टिलाइजर, जो कि क्या कर देते हैं बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। सो इसको पेस्टिसाइड ट्रेडमिल के साथ साथ ऑल्सो पेस्टिसाइड ट्रैप भी बोलते हैं। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग which of the above are included under the mission of integrated development of horticulture। मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH की बात करनी है। MIDH में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड की जाती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो रूट एंड ट्यूबर्स, यहाँ पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल जो ट्यूबर क्रॉप है उनका यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, कोकोनट का इस्तेमाल, कोकोनट की इस चीज़ के अंदर इंक्लूड है बिल्कुल। कोका भी इंक्लूड है, कॉफ़ी भी इंक्लूड है, बैम्बू भी इंक्लूड है। देखो एक चीज़ गलत है यार, कॉफ़ी इज़ नॉट अ हॉर्टिकल्चर प्लांट, या फिर हॉर्टिकल्चर में कॉफ़ी यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया गया है ना, कॉफ़ी नहीं है, बैम्बू है, मशरूम है। ओके, सो 1 2 3 5 6। इसके साथ साथ यहाँ पे स्पाइसेस भी आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, इसके साथ एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं हॉर्टिकल्चर में, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। ओके, कैश्यू, कोकोनट, कोका, बैम्बू, मशरूम, ट्यूबर्स एंड रूट्स है ना, ये सब। इनके अलावा ये कॉफ़ी इज नॉट अंडर दी नॉट इंक्लूडेड इन द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यार, द क्रॉप इज ट्रॉपिकल इन नेचर बट कैन बी ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो क्रॉप है उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रोथ कर सकते हैं, बट ये ट्रॉपिकल प्लांट है। इट रिक्वायर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल इन 50 to 100 सेंटीमीटर, ओके, फॉर इट्स ग्रोथ। करिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट मेक्स द क्रॉप रेडी फॉर द मार्केट। क्यूरिंग जो होता है इसको रेडी फॉर द मार्केट करता है। अ वेल ड्रेन फर्टाइल सैंडी लोमी सॉइल इज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। वेल ड्रेन फर्टाइल सैंडी लोमी सॉइल जो है, सो यहाँ पे जो करिंग वाला जो प्रोसेस है ना, अगर आप इसको देखो तो आपको दिमाग में आना चाहिए टोबैको। टोबैको जो है ना, करिंग में क्या होता है, टोबैको को ड्राई किया जाता है जब इसको मार्केट में भेजते हैं उससे पहले। टोबैको प्लांट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है भाई टोबैको का, ये जो है एक ट्रॉपिकल प्लांट है, बट सब ट्रॉपिकल एरिया लाइक चाइना और इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है। चाइना इज द फर्स्ट मोस्ट प्रोड्यूसर है ना, फर्स्ट प्लेस जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसन कहाँ पे होता है, चाइना में। उसके बाद हमारे पास कहाँ पे होता है, इंडिया में। एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं टोबैको ग्रोथ के लिए वो क्या है, फ्रॉस्ट, ठीक है। फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू द ग्रोथ ऑफ व्हाट, यहाँ पे जो टोबैको है, तो यहाँ पे ब्राइट रेनलेस वेदर की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूट्री सीरियल्स इन इंडिया। द क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम एरिड टू सेमी एरिड due to high variability of southwest monsoonal rainfall. The agrarian community relies on traditional water harvesting structures such as jhalaras and khadins. Which of the following states has all the features mentioned above? तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कौन से स्टेट की बात की जा रही है। यहाँ पे न्यूट्री सीरियल्स और एरिड टू सेमी एरिड बोला जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट मानसून का यहाँ पे वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द अरावलीज, दैट इज़ राजस्थान का स्टेट यार। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है बिकॉज डेजर्ट इकोसिस्टम एक प्रकार से। तो जलारास एंड खादिन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल्स की बात करें तो है ना, इंडियाज़ का हमारे पास जो बार्ले है, मिलेट्स है ना, पल मिलेट हो गया, बाजरा हो गया, ये सब का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है भाई, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी समटाइम सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है भाई। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सा सही है? अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी दैट कंप्लीटली एलिमिनेट म्यूटेशन ऑफ डिसीज।
तो जो टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई? पहले टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको समझाता हूँ यार। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, है ना, एक तरह से ऐसे सीड बनाते हैं जो कि सेकेंड जनरेशन में क्या बनाते हैं, स्टेराइल सीड इन सेकेंड जनरेशन। मतलब आपने दुकान से खरीद लिया एक अच्छे वैरायटी की सीड, उसके बाद आप इसको उगा के फिर से निकाल के उसको उगा नहीं सकते यार, है ना। इसको बोलते हैं सुसाइडल सीड टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। ओके, सो दिस इज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी दैट कंप्लीटली एलिमिनेट म्यूटेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग वायरस इन प्लांट एंड हेल्प ओवरकम चैलेंजेस इन ब्रीडिंग। ये गलत है यार। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप टू मेक देम प्रोड्यूस स्टेराइल सीड इन सेकेंड जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डीएसआर की बात करनी है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। डायरेक्ट सीडेड राइस मैच्योर 7 to 10 डेज अर्लियर देन ट्रांसप्लांटेड राइस, बिल्कुल सही बात है। आपने सीड को उगा के यहाँ पे ट्रांसप्लांट करके कहीं और लगाया, उससे जो डायरेक्ट सीडिंग होती है ना उसमें जल्दी मैच्योर होते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो क्रॉप होता है, राइस क्रॉप होता है ना, उसको सीड से डायरेक्टली फील्ड में शो किया जाता है रादर देन ट्रांसप्लांटिंग फ्रॉम द नर्सरी, है ना। एंड ये जो डायरेक्ट सीडिंग होती है इट इज डन बाय प्री जर्मिनेटेड सीड जो होते हैं उनसे। ओके, देयर इज अ ग्रेट क्रॉप वीट कंपटीशन इन डीएसआर देन इन ट्रांसप्लांटेड राइस। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है भाई? बिल्कुल, है ना। बिकॉज ट्रांसप्लांटेड राइस का फ़ायदा क्या होता है कि उसमें वीट कम आते हैं, बिकॉज आपने जो चीज़ मेन चीज़ है उसी को आपने लगाया, है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सीड रिक्वायरमेंट फॉर डीएसआर इज लोअर देन दैट रिक्वायर्ड इन ट्रांसप्लांटेड मेथड। देखो भाई, डीएसआर अगर हम कर रहे हैं तो इसमें सीड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ओके, तो फायदे तो हैं डीएसआर के, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो डिसएडवांटेज के अंदर ये आएगा, डिसएडवांटेज के अंदर ये आएगा, ये एडवांटेज के अंदर आएगा, है ना। सीड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ये है। एंड और क्या क्या है भाई, यहाँ पे जो लेजर लैंड लेवलिंग देखने को मिलता है इस कंपल्सरी इन केसेस ऑफ व्हाट, लेजर लैंड लेवलिंग बहुत ज़रूरी है किसमें, इन केसेस ऑफ डीएसआर, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेड मेथड। तो ये बिल्कुल सही बात, मतलब ये एक डिसएडवांटेज है। तो सीड रिक्वायरमेंट इन डीएसआर इज लोअर बोला तो गलत बात है, ज़्यादा चाहिए। सो फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा 13 का ए। 14 है यार, विद रेफरेंस टू एग्री बिजनेस फार्मिंग कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। एग्री बिजनेस फार्मिंग के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है यार। इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग मैनेज्ड and financed by a group of small and medium farmers who pool their land and resources। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? देखो, ये जो एग्री बिजनेस है एक कमर्शियल फार्मिंग है जो कि इंडस्ट्रियल स्केल में किया जाता है। एंड दिस आर फाइनेंस्ड बाय ग्रुप ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फार्मर, नो दिस आर फाइनेंस्ड बाय कॉर्पोरेशंस, है ना। एंड लार्ज कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिलाइज ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ये यहाँ पे रिलाई करता है। ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, है ना। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोरेज क्रॉप्स। फोरेज क्रॉप्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। व्हाट इज फोरेज क्रॉप यार? तो फोरेज क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं, है ना, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स इज यूज एज ग्रीन फोडर। मतलब जो स्टॉक है, जो लीव है, जो स्टॉक है फिर जो लीव्स हैं उनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फोरेज क्रॉप इज यूज्ड एज ग्रीन फीडर और ग्रीन फोडर, बिल्कुल सही बात है। लाइक अगर फोरेज क्रॉप्स की बात करें तो कुछ ग्रासेस होते हैं मेनली यहाँ पे, लाइक नेपर ग्रासेस, है ना, पैराग्रास, गिनिया ग्रास, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला ग्रास, हिना, जापानीज मिंट आर सम एग्जांपल ऑफ फोरेज क्रॉप। नो भाई नो, these are examples of spices and condiment crops।
करेक्ट हमसे पूछा रहा है, कट जाएगा ए वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ द सीवीड। सीवीड जो है समुद्री घासेस जो है उसके यूजेस की बात करनी है ना। दिस आर सुपर फूड्स यार, याद रखना। सो दे आर यूज्ड फॉर फूड फॉर ह्यूमन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइक अगार अगार एलिजिनेट्स की बात करें, जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सीवीड से, वो उसका कमर्शियल वैल्यू है यार, ठीक है। सो फूड्स के फॉर्म में तो इस्तेमाल करते हैं, फीड्स फॉर एग्रीकल्चर के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं बिकॉज में प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। फर्टिलाइजर्स फॉर प्लांट्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। सो पोटेंशियल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है ना। एक तरह से इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी होते हैं ये। एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, बिल्कुल इंटेस्टाइनल गॉइटर की डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए, स्टमक डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए, है ना। एंड ये ऑल्सो इंडिकेटर हमने देखा कि ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं बिकॉज हैवी मेटल पॉल्यूशन से इनकी एबिलिटी जो है ग्रोथ की वो कम हो जाती है। तो करेक्ट यहाँ पे सारे करेक्ट हो जाएंगे भाई। यूजेस ऑफ सीवीड्स, और भी बहुत सारे यूजेस लाइक इनके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना। बायोडिग्रेडेशन ऑफ सीवीड्स से यहाँ पे मीथेन रिलीज होता है, तो उसका यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यार, उसको हम एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विथ रेफरेंस टू मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास एंड पोटेशियम NPK, नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की बात करनी है। which of the following statements are correct? आइडियल रेशियो कंसिडर्ड फॉर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास, NPK का जो आइडियल रेशियो है NPK का वो क्या है 4:2:1। so this is incorrect यार। phosphorus form an integral part of nucleic acid that are carriers of genetic information। देखो फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट कैरियर नहीं है ऐसा लगेगा, बट इट इज़ करेक्ट बिकॉज आप समझना फॉस्फो का यहाँ पे लिपिड बाइलेयर जो बनता है वो वहाँ पे फॉस्फोरस तो रहते हैं यार, इसके बीच में तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो लोग सोचेंगे नाइट्रोजन, तो फॉस्फोरस इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट नाइट्रोजन के साथ साथ। फॉस्फोरस इंश्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द प्लांट। देखो भाई फॉस्फोरस इंश्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स थ्रू प्लांट फॉर ग्रोथ, है ना, और स्टोरेज ऑफ सुक्रोज एंड प्रोटीन के लिए। तो फॉस्फोरस बोला वो गलत है भाई, यहाँ पे पोटेशियम इज इन्वॉल्व। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद रेफरेंस टू मिक्स्ड फार्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स। मिक्स्ड फार्मिंग में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम होता है क्या इनपुट्स के अंदर। देखो भाई मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे हम क्रॉप्स को भी उगाते हैं प्लस लाइफ स्टॉक्स, गाय बैल भैंस भी बकरियाँ भी पालते हैं, ठीक है। सो मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स। कई स्टेटमेंट सही है। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रखता है यार मिक्स्ड फार्मिंग में, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्री इनपुट सच एज फार्म के अंदर मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग बनाने को पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे कैटल्स को रखना है तो, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स ग्रीन मैन्यूर्स का लगाना पड़ेगा, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज भी चाहिए फार्मर्स का, तो लो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा है वो गलत है। फोडर क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, बिल्कुल सही बात है बिकॉज आप फोडर क्रॉप्स को उगाते हो, लाइक यहाँ पे हम वीट को उगा सकते हैं, है ना, वीट को, ओट्स को, राई को, तो ये क्या करते हैं जब इसको हम उगाते हैं तो उसको बेच भी सकते हैं, उसको जो है ना मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं चारा के फॉर्म में लाइफ स्टॉक्स को भी दे सकते हैं, एंड ऑल्सो फंड मैन्यूअर्स के फॉर्म में जो अपने पास यहाँ से निकला इनका वेस्ट वो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए तो बोला दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। द टर्म प्लैंकटन इंक्लूड ओनली द माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। क्या प्लैंकटन में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स आते हैं? ना भाई ना, प्लैंकटन्स में प्लांट्स प्लस एनिमल्स आते हैं, है ना। जो प्लांट्स हैं उसको फाइटो प्लैंकटन्स बोलते हैं एंड एनिमल्स को जू प्लैंकटन बोलते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। साइनोबैक्टीरिया एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स आर द एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। देखो भाई साइनोबैक्टीरिया एंड, बिल्कुल सही बात है, साइनोबैक्टीरिया एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स आर द एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ओके। करेक्ट हमसे डायटम्स भी यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स का एग्जांपल आप बोल सकते हो। इनकट हमसे पूछा जा रहा है, इनकट हो जाएगा 1 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 20 है विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स रेशियो हैज़ बीन डिक्लाइनिंग ओवर टाइम बिकॉज एक तरह से रेजिस्टेंस हो रहा है। पहले जितने फर्टिलाइजर में आदमी रिस्पॉन्स करता था, जो प्लांट रिस्पॉन्स करते थे, अब उतना में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ये डिक्लाइन कर रहा है यार। कंपोजिटिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। कंपोजिटिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का इस्तेमाल होता है। रोटेन मैन्योर्स इज नोन एज कंपोस्ट। ऑयल केक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑयल केक मतलब क्या? ऑर्गेनिक मैन्योर है ना ऑयल केक, जिसको हम बोलते हैं गाय का गोबर जो होता है उससे हम लोग जो छेना बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑयल केक। क्या वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में? हाँ ना भाई। इट कंटेन नॉट ओनली नाइट्रोजन बट ऑल्सो पोटेशियम एंड इट इज लार्ज परसेंटेज इसका क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है ना। इनऑर्गेनिक इन वाटर बट द नाइट्रोजन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एब्जॉर्ब इन प्लांट्स। और ये आसानी से भी क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये पहली बात, इनसॉल्युबल इन वाटर बोल रहा है यार, सही है। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है बट देयर नाइट्रोजन क्विकली अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है विथ रेफरेंस टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर मतलब क्रॉप्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। हमने देखा क्या आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, मशरूम्स आता है एंड फ्लावर्स आते हैं, है ना। अगर हम बात करें मशरूम्स आता है, और क्या आता है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। सो हॉर्टिकल्चर एंड मार्केट गार्डनिंग इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। यार देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ में उतना ज़्यादा यहाँ पे ये पॉपुलर नहीं है यार, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड नॉर्थ वेस्ट यूरोप में पॉपुलर ज़्यादा है ये, है ना। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। सो दिस इज इनकरेक्ट। The region where farmers specialize in vegetable only फार्मिंग इज नोन एज ट्रंक फार्मिंग। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा रीजन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ वेजिटेबल्स जो हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ सब्जियाँ उगाने में स्पेशलाइज्ड हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। बिकॉज ये जो है ये ट्रक डिस्टेंस ऑफ द ट्रक फार्म जो होता है मार्केट तक बहुत हाई होता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिफोर कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के पहले जो लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो क्या था भाई? हाँ, शुगर केन था। नो, इट इज नॉट द लार्जेस्ट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर केन वाला। कॉटन इज द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दिस इज इनकरेक्ट। स्टेट अनाउंसेस स्टेट एडवाइस प्राइस at the level higher than FRP is one of the factor of increased production। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हमने देखा है पिछले सालों में जो शुगर का जो सरप्लस हो रहा है नेशन में, है ना, वो क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रीज़न की जो गवर्नमेंट है, बिकॉज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस तो फार्मर्स को मिल ही रहा है, बट इन एडिशन जो सम स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? SAP प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेट एडवाइस प्राइस, जो कि जनरली हायर होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस से। उसके वजह से शुगर मिल्स हैं, है ना, वो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से शुगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, शुगर का परचेज बढ़ रहा है, इसीलिए शुगर का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई। दिस इज करेक्ट। करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप कैन बी एसोसिएटेड विथ रटून क्रॉपिंग मेथड। रटून क्रॉपिंग मेथड में क्या होता है यार, है ना, एक तरह से रेजिंग अ क्रॉप विथ रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट और स्टॉक, है ना। सपोज करो एक तरह से कल्टीवेशन का फॉर्म है जिसमें सेकेंड क्रॉप इज अलाउड टू ग्रो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वन ऑलरेडी हार्वेस्टेड। मतलब एक क्रॉप को मैंने हार्वेस्ट किया, काटा, तो उसके जो रिमेन्स हैं उससे हमारे पास सेकेंड क्रॉप को उगाना, इस मेथड इज व्हाट वी कॉल एज रटून क्रॉपिंग और रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट्स और स्टॉक्स।
regrowth coming out of roots and stalks is called as ratoon cropping। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। रटून क्रॉपिंग हम एक ऐसा नहीं कि इसको इंडस्ट्री यूज़ करते सकते हैं, बट हाँ धीरे धीरे इसका जो इंटेंसिटी है वो कम होता है। बट हाँ आप समझना, बनाना के अंदर आपने कभी भी केले का पेड़ को उगाया दिया, उसके बाद उसको जब काटते हैं ना, उसके बाद फिर से वहीं से उगता है, फ्रेश प्लांटिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। 2 to 3 रटून क्रॉपिंग इज पॉसिबल। तो बनाना सही बात है। शुगर केन भी कर सकते हैं यहाँ पे। स्वर्गम से भी क्या होता है, स्वर्गम जो है ना, उससे भी यहाँ पे रटून क्रॉपिंग देखने को मिलती है ना। अगर उसको छोड़ दिया कुछ समय तक, पाइनएप्पल में एक्सटेंसिव रटून क्रॉपिंग देखने को मिलती है। उसको छोड़ दिया तो वहाँ से फिर से पाइनएप्पल उग जाता है। तो ये सारे के सारे क्रॉप जो है लाइक बनाना, शुगर केन, स्वर्गम, पाइनएप्पल, यहाँ पे रटून क्रॉपिंग हम देखने को मिल सकता है। दिस आर द गुड एग्जाम्पल वेयर रटून क्रॉपिंग इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीलेज इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, टीलेज की। ये टीलेज क्या होता है यार, एक मैकेनिकल मैनिपुलेशन है सॉइल का। जो सॉइल है उसी का मैकेनिकल मैनिपुलेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको उस सॉइल को क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं, सॉइल को बनाते हैं आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो टीलेज इज बेनिफिशियल टू रिड्यूस रन ऑफ वाटर एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। बिल्कुल सही बात है ना। एक तरह से ये मैकेनिकल मैनिपुलेशन है। ये क्या है, ये मैकेनिकल मैनिपुलेशन है। एंड ये सॉइल रन ऑफ को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जीरो टीलेज डिग्रेड्स ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ड्यू टू हाई मिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल। जीरो टीलेज का मतलब क्या है यार, जीरो टीलेज मतलब न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, है ना, विदाउट एनी प्रायर टीलेज। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो टीलेज। एंड यहाँ पे क्या पॉसिबल है, जीरो टीलेज डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ड्यू टू हाई मिनरलाइजेशन। ना भाई ना, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो डिग्रेड नहीं होता है। ओके, सो ये जीरो टीलेज का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बैड प्रिपरेशन है अगर। एंड इससे क्या होते हैं, इससे क्या दिक्कत हो सकता है, हमारे पास जो वीड्स है ना, वो नहीं मरते, तो उसके लिए हमको हर्बिसाइड इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यार। जीरो टीलेज डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ड्यू टू हाई मिनरलाइजेशन, गलत बात है। इट इंक्रीज बिकॉज मिनरलाइजेशन कम होता है, सो इट इंक्रीज दी ऑर्गेनिक कंटेंट। जीरो टीलेज की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है, इंक्रीज दी ऑर्गेनिक कंटेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मिनरलाइजेशन और लेस मिनरलाइजेशन। एंड ऑल्सो जीरो टीलेज से क्या क्या फ़ायदा होता है, होमोजीनस इन स्ट्रक्चर होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ अर्थवॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च। यहाँ पे सरफेस रन ऑफ क्या होता है, कम हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च। ओके, हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैरेट पूछा जा रहा है, कैरेट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमएसपी। एमएसपी की बात करनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करनी है। द एमएसपी आर अनाउंस्ड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन फॉर सर्टेन क्रॉप। ना भाई देखो, हार्वेस्टिंग सीजन से पहले जो एमएसपी जो है वो गारंटीड किया जाता है टू सेव द फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल, एंड दिस इज अनाउंस्ड बिफोर, और इट इज अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन में इसको लगाया जाता है। जो एमएसपी इसको अनाउंस किया जाता है एट द हार्वेस्ट ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन, वो गलत बात है यार। इट इज अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। सेकेंड क्या, दी एमएसपी आर फिक्स्ड एट इंसेंट, और चलो ठीक है, किसको अनाउंस कौन करता है यार, इट इज अनाउंस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ CACP, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है ना, उसके रिकमेंडेशन पे इसको अनाउंस करती है एमएसपी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। सो सेकेंड क्या है, दी एमएसपी आर फिक्स्ड एट इंसेंटिव लेवल टू इंड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट बाय फार्मर्स इन फार्म सेक्टर। जो एमएसपी है इसको फिक्स किया जाता है क्या, इंसेंटिव लेवल पे, बिल्कुल इसको इंसेंटिव लेवल पे फिक्स किया जाता है टू इंड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए फार्मर को, एंड एनहांस करने के लिए प्रोडक्शन को। ओके, सो ये बिल्कुल सही बात है। हमसे इनकैट पूछा जा रहा है, इनकैट क्या हो जाएगा, A1 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिंग एज बायो फर्टिलाइजर्स। इनमें कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ये हमसे पूछा आ रहा है, करेक्ट हमसे पूछा आ रहा है भाई। ठीक है, तो क्या राइजोबियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बायो फर्टिलाइजर काम करता है? बिल्कुल, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये राइजोबियम, है ना। जनरली यहाँ पे लेग्यूमिनस रूट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में देखने को मिलता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है यार। ओके, तो पहले तो समझो यार बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। एक ऐसे लिविंग या फिर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स या फिर माइक्रो बायोलॉजी मतलब बैक्टीरियाज, एल्गी एंड फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल से एनरिच करते हैं, सॉइल से क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर को लेके प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। एंड एनाबिना भी क्या है यार हमारे पास, एनाबिना इज ऑल्सो व्हाट इट इज़ अ बायो फर्टिलाइजर्स। कैसे? बिकॉज जो एनाबिना है, एनाबिना हो गया, वो क्या करता है यार, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सल्फर डिजॉल्विंग बैक्टीरिया है। मतलब चीज़ें जो है ये क्या करती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो अपने पास एनाबिना है, वो फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज कर देता है और यहाँ पे अंदर ले जाता है। सल्फर डिजॉल्विंग बैक्टीरियाज भी हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स हैं। बिल्कुल, फिश का जो मील है ना, वो भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सा काम करता है यार, क्योंकि वो हाई होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड इट कंटेन एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं, ब्रॉड बेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काम करते हैं। सो करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा डी 1, 2 एंड 1, 2, 3, 4 दिस ऑल एक्ट एज व्हाट, बायो फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पर्माकल्चर। हमको बात किसकी करनी है, पर्माकल्चर की बात करनी है। पर्माकल्चर कैरेक्टरिस्टिक हमसे पूछा जा रहा है। पर्माकल्चर होता क्या, पहले तो ये समझते हैं। पर्माकल्चर इज डिफाइंड एज अ डिज़ाइन सिस्टम जो कि एक सस्टेनेबल ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है यार, है ना, डिज़ाइनिंग होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम का, जहाँ पे हम फूड प्रोडक्शन करते हैं, हाउसिंग, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है ना, एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, पर्माकल्चर बोलते हैं। ओके, सो डिज़ाइनिंग ऑफ व्हाट, डिज़ाइनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ फूड प्रोडक्शन, हाउसिंग, है ना, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो इट कैन हेल्प डिग्रेडेड इकोसिस्टम रिकवर हेल्थ एंड विल्डरनेस। बिल्कुल भाई सही बात है यार। जो सपोज करो कोई जो हेल्थ कोई एरिया है वो अपना प्रोडक्टिविटी लूज कर रहा है, तो उसको रिस्टोर करने में, रिकवर करने में हेल्थ को हेल्प करता है पर्माकल्चर। एक होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि डिफरेंट मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। ओके, मतलब एक तरह से इन्वायरमेंट एंड अर्थ दोनों का यहाँ पे मतलब एथनिक केयर में फोकस करता है यार। इट प्रमोट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड कम्प्लीटली एलिमिनेट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ये जो वर्ड है ना कम्प्लीटली, वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे नॉट यूज पेस्टिसाइड, ठीक है। तो लोग सोचेंगे कम्प्लीटली एलिमिनेट, यस कम्प्लीटली एलिमिनेट, हाँ। प्रमोट करता है एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, और ये बिल्कुल बोलता है कि आप इस्तेमाल मत करो पेस्टिसाइड। इट कैन बी अप्लाइड इन एनी इकोसिस्टम नो मैटर हाउ डिग्रेडेड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? किसी भी इकोसिस्टम में इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितना भी डिग्रेड हो, बिल्कुल, बिकॉज इट वैलिडेट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, इट एम टू मिनिमाइज सिम्बायोटिक एंड सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन साइट एंड कंपोनेंट। ये क्या करता है, सिम्बायोटिक एंड सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप को मिनिमाइज करता है ना भाई ना, इट एम्स टू एक्सीमाइज इट, है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ए 1, 2, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, सोडियम, आयरन, मैंगनीज इन लार्ज अमाउंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ। अगर सोडियम ज़्यादा हो गया ना भाई, दिस आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, दिस आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कब कितने अमाउंट में चाहिए हमको, कम अमाउंट में चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गए तो दिक्कत हो जाएगा। सो दिस आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, सो दिस आर नॉट लार्ज अमाउंट बोल रहा है तो गलत बात है, टॉक्सिसिटी हो सकती है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। नाइट्रोजन इज हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल।
बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्लोरोफिल के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट भी और फोटोसिंथेसिस में एक हेल्पफुल रोल प्ले करता है। पोटेशियम गिव्स एन एनर्जी टू प्लांट फॉर दी वाटर टू फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन टिल लिप्स। बिल्कुल भाई, ये क्या करता है, ट्रांस ऑक्समोटिक ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है जमीन से ऊपर पानी खींच पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमको बात किसकी करनी है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। The agriculture subsidies which cause minimal or no deterioration to trade are put under blue box। देखो जो मिनिमल या फिर नो डिटरेशन करते हैं वो ब्लू बॉक्स में रखेंगे क्या उसको, हाँ, मिनिमम या फिर नो डिस्टरेशन है ना, उसको हम कहाँ रखेंगे, कौन से बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स। एम्बर बॉक्स इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एम्बर बॉक्स में MSPs आते हैं क्या, बिल्कुल है ना। सब्सिडीज टू बी रिड्यूस और डिस्टॉर्टेड ट्रेड बैलेंस, यस बिल्कुल सही बात है। ऑल सब्सिडीज विच आर सपोज टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉल इनटू एम्बर बॉक्स, ठीक है, लाइक MSP जो है एम्बर बॉक्स के अंदर आता है ना। जो सब्सिडीज दिए जाते हैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, वो सब किसके अंदर आता है, ये एम्बर बॉक्स के अंदर, जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन इस कम अंडर एम्बर बॉक्स। तो हमारे पास 3 तरह की सब्सिडीज होती हैं यार, है ना, रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, ठीक है। तो रेड, ग्रीन एंड एम्बर बॉक्स, ठीक है। रेड में सब्सिडीज जिनको इस्तेमाल नहीं करना है, सो सब्सिडीज टू बी फॉरबिडन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंड परमिटेड सब्सिडीज, या फिर यहाँ पे हम बात करें ज़ीरो या फिर मिनिमल सब्सिडीज, मिनिमल डिस्टॉर्शन करता है ये, नो डिस्टॉर्शन, ओके। एम्बर बॉक्स जो होता है ये डिस्टॉर्ट करता है ट्रेड बैलेंस को, इनको कम करना हमारा एम होता है। सब्सिडीज टू बी रिड्यूस्ड, है ना, दिस डिस्टॉर्ट ट्रेड बैलेंस। इसका एग्जांपल क्या है एम्बर बॉक्स का, MSP और फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो हमारे पास सब्सिडीज दिए जाते हैं वो, ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, जो क्वेश्चंस हमारे पास जियोग्राफी के अंदर बन सकते हैं, जो पूछे जाते हैं, हम कोर कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं यार। जो करंट में जो चीज़ें चलती हैं, जो कि न्यूज़ में है, वो तो आपसे पूछी जाएगी, तो वो जो अलग चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है, बिकॉज आप समझना करंट करते रहते हैं, 100 में से जो 80 क्वेश्चन आता है यार, वो डायनेमिक पार्ट से नहीं स्टैटिक पार्ट से आता है। 20 क्वेश्चन कोर करंट से आते हैं, बट जो अगर आपने स्टैटिक पार्ट आपका स्ट्रेंथ है, तो आप डायनेमिक पार्ट को कैसे तरीके करके सॉल्व कर सकते हो। बट आप समझना जो हर साल चेंज होता है वो तो डायनेमिक पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है जो हर साल सेम रहता है, उस पर एफर्ट देने अपने को, उससे मैक्सिमाइज करना है मार्क्स।